परम सम्मान्य दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू कराएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि वकालत के कितने प्रकार होते हैं। और अगर मान लीजिए आप दीवानी मामलों को करने में इंटरेस्टेड है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में सिविल के मामले कहे जाते हैं, तो ये मामले आम जनता को किस तरह प्रभावित करते हैं। और सिविल मामलों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है वसीयत। लेकिन इस वसीयत को जो शख्सियत आपको समझाने वाली है वो सिविल की या कहे दीवानी मामलों की इतनी लीजेंड शख्सियत है जिनके पास सिविल का मामला ऐसा पहुंचता है और वो सिविल के मामलों को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। बिना देरी करे हम आपका परिचय कराते हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह बैस साहब से। आप हमारे छिंदवाड़ा शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सिविल के बड़े जानकार अधिवक्ता हैं। तो अब हम बिना देरी करे आपका संवाद कराते हैं राजेंद्र सिंह बैस साहब से। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं साहब कि ये वसीयत क्या होती है। देखिए, वसीयत आदमी की संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जी। इस वसीयत के द्वारा बिना रजिस्ट्री कराए आदमी की मृत्यु के पश्चात वो लागू होती है। अच्छा, नहीं एक मिनट सर, मतलब क्या वसीयत जो होती है वो जीते जी लागू नहीं हो सकती है? जीते जी लागू नहीं होती। तो आपने जाना कि वसीयत जो है वो व्यक्ति जीते जी लागू नहीं कर सकता है सर। लेकिन अब जैसे वसीयत मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के संबंध में लागू हो गई, तो वसीयत करने में कुछ तो सावधानियां रखनी पड़ती होगी कि ऐसी क्या सावधानी रखे जिससे वसीयत जो है उसकी मृत्यु के उपरांत वैसी ही उपयोगी हो जैसा उसने लिख कर गया है। ऐसी क्या सावधानी बरते वसीयत करते समय? वसीयत करते समय ये जरूरी है कि वसीयत लिखने वाला का दिमाग चल रहा हो, ठीक है, वह कोई बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो जिससे वो बोलने चालने में या खुद का विवेक उपयोग करने में असमर्थ हो। ठीक है, मतलब इसकी पहली आवश्यकता है पहली कि आवश्यकता आदमी जो है विवेक का उपयोग कर सके। हाँ, और वो सोच समझ रहा है कि उसने क्या लिखा है, उसे अपने भले बुरे का अच्छी तरह ज्ञान हो जी, ये भी जरूरी है। और वो संपत्ति वसीयत कर सकता है आदमी जो स्वयं उसके नाम से है। अच्छा, ऐसा नहीं कि दूसरे की प्रॉपर्टी वसीयत कर दे, खुद की करे। स्व अर्जित संपत्ति कर सकता है या खुद की खरीदी हुई संपत्ति कर सकता है या खुद को बंटवारे में प्राप्त संपत्ति को वसीयत कर सकता है। नहीं, जैसे मान लीजिए परिवार की संयुक्त आय की संपत्ति में संयुक्त जिसमें नाम है उसमें वो वसीयत नहीं कर सकता, और यदि कर दिया तो वो वसीयत कोर्ट से इनलीगल हो जाती है। नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास आने वाले समय में 4 एकड़ प्रॉपर्टी आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी भविष्य में, तो क्या उसकी भी वसीयत हो सकती है? हाँ, उसकी संभावित वसीयत हो सकती है कि मुझे भविष्य में बंटवारे में प्राप्त होने वाली जो जगह है उसको मुझे प्राप्त होने के पश्चात में मैं वसीयत फलाने को करता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है सर कि जब हम वसीयत कर रहे हैं तो ऐसा क्या लिखे, जो मेरा फिर वही सवाल है कि ऐसा क्या लिख दे आदमी कि वो मरने के बाद चैलेंज ना हो सके। मरने के बाद चैलेंज तो देखो, संपत्ति के आजकल ऐसे हैं कि लोभ की प्रवृत्ति जो है बहुत ज्यादा है। वो सही वसीयत है तो भी आदमी कोर्ट में उसको चैलेंज करेगा कि नहीं फर्जी है, ये वो है। मगर सही वसीयत के लिए है कि 2 गवाहों के समक्ष उनकी उपस्थिति में उनने स्वेच्छा से और जिसके पक्ष में लिख रहा है उसने उसकी कोई सेवा शुश्रूषा की हो, उसके फल के रूप में वो उस संपत्ति को उसको देता है। अच्छा, एक सेकंड सर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, भी आपने एक बात बताई कि वसीयत हो गई, 2 गवाह हमने ले लिए, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे किसी आदमी ने अंगूठा लगा दिया, अंगूठा निशानी लग गई, पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो अंगूठा निशानी भी क्या चैलेंज हो सकता है? अंगूठा, सामने वाला जो अंगूठा को चैलेंज कर रहा है कि नहीं ये उसके अंगूठे नहीं है, फर्जी है, जी, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो अंगूठा, उसका जो एक्चुअल अंगूठा और कहीं किसी सरकारी उसमें लेन देन में हो, उसको उपयोग कर करके न्यायालय के समक्ष रख सकता है कि उसके सही अंगूठे ये हैं और ये अंगूठा जो है वसीयत का ये फर्जी है। अच्छा, तो फिर उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट बुलाई जाती है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट यदि आती है कि इसके जो एक्चुअल सरकारी कागजों में लेन देन में जो अंगूठा है उससे ये अंगूठा भिन्न है, मेल नहीं खाता, तब वो वसीयत फर्जी हो सकती है। अच्छा सर, अब जैसे वसीयत बन गई, गवाह हो गए, लेकिन अब आपने जैसा बताया कि मान लीजिए कोई आदमी प्लेन पेपर में वसीयत लिख गया अपने, मान लीजिए किसी आदमी ने ऐसा लिख दिया, उसने रजिस्टर्ड नहीं कराया या नोटरी नहीं कराया और उसने केवल सिंपल लिख दिया और उसमें गवाह नहीं है, तो क्या वो भी मान्य है? नहीं, गवाह जरूरी है। सिंपल पेपर में भी वसीयत मान्य है। अच्छा। सिंपल पेपर में हो सकती है, नोटरी के समक्ष हो सकती है, रजिस्टर्ड वसीयत हो सकती है। वसीयतों के 3 प्रकार हैं जी।
मगर गवाह कंपलसरी है। अच्छा, गवाह तीनों में कंपलसरी? तीनों में गवाह कंपलसरी है कि गवाहों के समक्ष जो वसीयत कर रहा है उसने उनकी उपस्थिति में अपनी स्वेच्छा फलाने व्यक्ति जिसको पक्ष में वो वसीयत संपत्ति कर रहा है उसको दी है, और वो प्रतिफल उसका ये होता है कि वो उस व्यक्ति पर उसको भरोसा है कि उसकी मृत्यु के पश्चात में उसका क्रियाकर्म धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से वो करेगा। ये जिज्ञासा वसीयत करता जो है वो रखता है सामने वाले से, देखिए उस अपेक्षा के अनुरूप वसीयत करता है। मैं आपको बता दूं कि वसीयत प्लेन पेपर में भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है और नोटराइज्ड भी हो सकती है, लेकिन आवश्यकता गवाहों के होने की है। अच्छा सर, अब वसीयत बन गई तो उसको क्या चैलेंज हम तहसील में कर सकते हैं, रेवेन्यू में करेंगे, या फिर उसके लिए माननीय न्यायालय के पास आना पड़ेगा? देखिए, वसीयत को तहसील न्यायालय में यदि सामने वाले ने किया है तो वहाँ भी चैलेंज कर सकते हैं। जनरली अभी बीच में माननीय उच्च न्यायालय ने ये कह दिया था कि वसीयत पर राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट ही आना पड़ेगा। मगर फिर अन्य न्यायाधीश महोदय ने उच्च न्यायालय के द्वारा कह दिया कि नहीं, रेवेन्यू जिसमें विवाद नहीं है उसमें रेवेन्यू अधिकारी वसीयत पर नामांकन कर सकते हैं। नहीं, विवाद होने की दशा में तो आपको फिर विवाद होने की दशा में तो व्यवहार न्यायालय में आपको आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखिए दो बातें, अगर जिसमें वसीयत निर्विवाद है तो आप उसके आधार पर नामांतरण आप राजस्व न्यायालय में करा सकते हैं, लेकिन अगर वसीयत जरा सी भी विवादित है तो आपको केवल और केवल माननीय न्यायालय की शरण में ही आना पड़ेगा। लेकिन सर, अब यहाँ पे एक नए जो अधिवक्ता है उनके मन में बहुत सारे विचारधारा आती है कि सर हम ड्राफ्टिंग करना सीखना चाहते हैं, हम कुछ लिखना सीख चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सर ये नए अधिवक्ता जो है उनको कृपया कर ये बताइए सर ड्राफ्टिंग कैसे सीखें वो? देखिए, ड्राफ्टिंग सीखने के लिए तो सिंसियरली जो सही में वकील बनना चाहता है जी, उसे अपने सीनियर के पास कम से कम 3 साल जी पूरी उसकी सेवा ही कहें उसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि विवादित मैटर क्या है, उस पर क्या उन्होंने पक्षकार से पूछा है जी, और उसको किस रूप में उन्होंने अपना ढाला है उसमें दावे के लिए। ये सारी चीजें अगर वो बारीकी से सीखे तो भी तभी वो ड्राफ्टिंग आसान है। देखिए साहब, मैं बता दूं वकालत कोई शॉर्टकट का पैमाना नहीं है। साहब ने अपने जीवन के कई वर्ष, कई अथक साधनाएं जो है वो वकालत में लगाई हैं, तब जाके वो इतने सफल अधिवक्ता हैं और एक सिविल के बड़े विधि व्यवसायी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिविल के मामलों में जैसे भी उन्होंने कितनी आसानी से समझाया कि वसीयत के प्रकार भी होते हैं, वसीयत कब कहाँ किस जगह चैलेंज की जाएगी, वसीयत की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इतना ज्ञान आपके पास अर्जित हो जाए तो आपको एक योग्य गुरु के पास जाकर उसकी सेवा करना पड़ेगा, और जब वो कुछ काम कर रहे हो तो आपको विधिवत लगन लगाकर उस चीज को सीखना पड़ेगा। डेजिग्नेशन दी जाती है, व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायाधीश क्या कहा जाता है फिर उनको सर? उनमें कैसे प्रकार रहते हैं कि वो व्यवहार न्यायाधीश में कितने प्रकार होंगे, सीनियर होंगे, वरिष्ठ होंगे, या सेशन न्यायालय को फिर क्या कहा जाएगा? व्यवहार न्यायाधीश की नई जब भर्ती होते तो वो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 में उनकी भर्ती होती है। जी जी जी। कम से कम 5 से 7 साल की उनकी सर्विस के पश्चात उनके अनुभव और उनके जो कार्य का आंकलन होता है जी, उसके आधार पर उन्हें प्रमोशन मिलता है जी। तो वो क्लास 1 की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। क्लास 1 की श्रेणी से फिर अगला प्रमोशन उनका सीजम के उसमें होता है जी जी। सीजम के कार्य का आंकलन के पश्चात में वो अपर जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होते हैं, फिर जिला न्यायाधीश, और जिला न्यायाधीश में भी अच्छा काम है तो जुडिशरी से ही उच्च न्यायालय के लिए भी जाते हैं। तो देखिए साहब ने आपको समझाया कि जब आप क्रिमिनल के मामलों में माननीय न्यायालय के समक्ष आते हैं तो उनको न्यायिक दंडाधिकारी कहा जाता है, लेकिन जब आप किसी व्यवहार मतलब सिविल मैटर में आते हैं तो उनको व्यवहार न्यायाधीश कहा जाता है। तो ये भी आपने एक बहुत बड़ी चीज सीखी। आशा करते हैं अगर आप हमारे साथ इसी तरह बने रहते हैं तो हम आपको और ऐसी गंभीर और गूढ़ जानकारियां बहुत सरल शब्दों में पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे। आपको बना रहना है हमारे साथ, और जो भी एक जरूरतमंद व्यक्ति उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है, ये आपकी नैतिक जवाबदारी भी है।